इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट को आधुनिक दर्शन का सबसे निर्णायक दार्शनिक और यूरोपीय प्रबोधन का केंद्रीय विचारक माना जाता है। उनका महत्व इस तथ्य में निहित है कि उन्होंने दर्शन की दिशा ही बदल दी। ये जर्मन आदर्शवाद के सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक हैं और जिसे वे स्वयं पारलौकिक या आलोचनात्मक आदर्शवाद कहते हैं, वे उसके प्रवर्तक हैं। कांट का मूल उद्देश्य तत्व मीमांसा यानी कि मेटाफिजिक्स को दो चरम स्थितियों डॉगमेटिज्म और संशयवाद से मुक्त कराना था। उनके अनुसार डॉगमेटिज्म बिना यह जांचे कि तर्क स्वयं क्या कर सकता है और क्या नहीं, सीधे सीधे तत्व मीमांसा के सिद्धांतों पर विश्वास कर लेता है, जबकि दूसरी ओर संशयवाद भी उतना ही एक पक्षीय है, क्योंकि वह शुद्ध तर्क की असफलताओं के आधार पर पूरे तर्क प्रयास को ही अविश्वसनीय घोषित कर देता है। दोनों ही स्थितियों में तर्क की स्वयं की क्षमता की कोई पूर्व आलोचनात्मक जांच नहीं हो पाती। इसी कारण कांट के अनुसार पारंपरिक तत्व मीमांसा अब तक एक सुव्यवस्थित विज्ञान नहीं बन पाई है। परंपरागत तत्व मीमांसा की इतनी कठोर आलोचना करने के बावजूद कांट तत्व मीमांसा की अपरिहार्यता को स्वीकार करते हैं। उनका मानना है कि तत्व मीमांसा का विचार उतना ही पुराना है जितना स्वयं मानव तर्क। कोई भी विवेकशील प्राणी, चाहे वह विद्वान हो या सामान्य व्यक्ति, किसी न किसी रूप में तत्व मीमांसा से जुड़े प्रश्नों पर विचार करता ही है। इसी कारण कांट अपनी क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन की शुरुआत इस कथन से करते हैं कि तत्व मीमांसा तर्क की स्वयं की प्रकृति से उत्पन्न होती है और उससे बचा नहीं जा सकता। पारंपरिक अर्थात डॉगमेटिक तत्व मीमांसा की समस्या यह है कि वह अनुभव और संवेदनशीलता से स्वतंत्र होकर यथार्थ के विषय में अप्रायोरी ज्ञान प्राप्त करने का दावा करती है। कांट इसके स्थान पर एक ऐसी नई तत्व मीमांसा का प्रस्ताव करते हैं जो वास्तव में मीमांसा कहलाने के योग्य हो। यह नई तत्व मीमांसा एक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत की जाती है, ऐसा विज्ञान जो शुद्ध तर्क से प्राप्त अप्रायोरी ज्ञान की एक व्यवस्थित प्रणाली हो और तर्क की समस्त क्षमताओं की एक आलोचनात्मक सूची प्रदान करे। कांट यह भी मानते हैं कि तत्व मीमांसा की खोज मानव तर्क की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है, किंतु वे यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि सैद्धांतिक तर्क के क्षेत्र में यह प्रवृत्ति हमें अनिवार्य रूप से विरोधाभासों और भ्रमों की ओर ले जाती है। इसलिए ये तत्व मीमांसा के विचारों के औचित्य को व्यवहारिक क्षेत्र में स्थानांतरित करते हैं। नैतिक तत्व मीमांसा इसी स्थानांतरण का परिणाम है। नैतिक क्षेत्र में कांट मानव तर्क को उन आदर्शों की वैधता प्रदान करते हैं जिन्हें सैद्धांतिक तत्व मीमांसा में असंगत सिद्ध कर चुके होते हैं। इस प्रकार वे मानव की तत्व मीमांसा प्रवृत्ति को एक नए आलोचनात्मक ढांचे में अनुशासित करते हैं। अपने दार्शनिक विकास को समझाते हुए कांट स्वयं अपने चिंतन के 3 चरणों का उल्लेख करते हैं। प्रारंभिक चरण में वे डॉगमेटिक तत्व मीमांसा के प्रभाव में थे। इसके बाद एक ऐसा चरण आया जिसमें वे ह्यूम के प्रभाव में संशयवाद की ओर झुके। अंततः एक पारलौकिक या आलोचनात्मक दर्शन तक पहुँचे जिसमें तर्क की सीमाओं और क्षमताओं का संतुलित मूल्यांकन किया जाता है। कांट का संपूर्ण दर्शन 3 मूलभूत प्रश्नों के इर्द गिर्द घूमता है। मैं क्या जान सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए और मैं किसकी आशा कर सकता हूँ। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास उनकी 3 प्रमुख कृतियों यानी कि 3 क्रिटिक्स में किया गया है। पहला प्रश्न क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन जो 1781 में छपी थी में संबोधित किया गया है। यहाँ शुद्ध तर्क से आशय उस तर्क शक्ति से है जो अनुभव से स्वतंत्र होकर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करती है। इस कृति में कांट शुद्ध तर्क की क्षमताओं और सीमाओं की आलोचनात्मक जांच करते हैं। दूसरा प्रश्न क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन जो 1788 में छपी थी में उठाया गया है। इस कृति में कांट का नैतिक दर्शन व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत होता है। वास्तव में नैतिक दर्शन की यह आलोचना
उनकी समग्र आलोचनात्मक परियोजना से पहले ही निहित थी। तीसरा प्रश्न क्रिटिक ऑफ जजमेंट जो 1790 में आई थी में सामने आता है। यह कृति कांट की सबसे मौलिक रचनाओं में से एक है। यद्यपि यह उनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक योजना में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं थी। इसे अन्य दो क्रिटिक्स के बीच सेतु के रूप में देखना अधिक उपयुक्त होगा। यह ग्रंथ दो भागों में विभक्त है, एक सौंदर्यात्मक निर्णय की आलोचना और दूसरा उद्देश्यात्मक या टेलियोलॉजिकल निर्णय की आलोचना। यदि आप चाहते हैं कि कांट के इन पुस्तकों पर विस्तार से बात की जाए तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। कांट की पद्धति। इमैनुअल कांट की दार्शनिक पद्धति को आलोचनात्मक या पारलौकिक पद्धति कहा जाता है। यह पद्धति तर्कवाद और अनुभववाद दोनों से प्रेरणा लेकर विकसित हुई है, किंतु किसी एक का अनुकरण मात्र नहीं है। कांट का उद्देश्य इन दोनों परंपराओं की सीमाओं को पहचान कर उनके उपयोगी तत्वों को एक नए और संतुलित ढांचे में संयोजित करना था। कांट के अनुसार तर्कवाद की मूल समस्या यह है कि वह तत्व मीमांसा में अत्यधिक डॉगमेटिक हो जाता है। वह अनुभव की जांच किए बिना शुद्ध तर्क के आधार पर यथार्थ के विषय में निश्चित दावे करने लगता है। इसके विपरीत अनुभववाद की समस्या यह है कि वह ज्ञान मीमांसा में अत्यधिक संशयवादी बन जाता है और सार्वभौमिक तथा अनिवार्य ज्ञान की संभावना को भी अस्वीकार कर देता है। कांट का दार्शनिक प्रयत्न इन दोनों अतियों से बचने का प्रयास है। उनका प्रसिद्ध उद्देश्य था विज्ञान को संशयवाद और धर्म को निरंकुश तर्क से सुरक्षित करना। कांट का कहना है कि यथार्थ ज्ञान केवल तथ्यात्मक होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसमें सार्वभौमिकता और अनिवार्यता भी होनी चाहिए। ऐसा ज्ञान हमें गणित और भौतिकी में मिलता है, किंतु अनुभववाद इस प्रकार के ज्ञान की व्याख्या करने में असमर्थ है, क्योंकि अनुभव केवल विशेष और आकस्मिक तथ्यों को देता है। अनुभव के आधार पर यह नहीं समझाया जा सकता कि गणितीय और भौतिक नियम सभी स्थानों और सभी समयों में अनिवार्य रूप से सत्य क्यों होते हैं। दूसरी ओर तर्कवाद इस समस्या को जन्मजात विचारों के सिद्धांत द्वारा हल करने का प्रयास करता है। उसके अनुसार सभी मनुष्यों में तर्क की एक समान क्षमता होती है और इसी कारण उनमें कुछ सार्वभौमिक और अनिवार्य विचार जन्मजात रूप से विद्यमान होते हैं। कांट स्वीकार करते हैं यह सिद्धांत सार्वभौमिकता और अनिवार्यता की व्याख्या करता है, किंतु तर्कवाद की कठिनाई यह है कि उसके जन्मजात विचार पूरी तरह व्यक्तिपरक रह जाते हैं। वे मन में स्थित होते हैं और इस बात की कोई निश्चित गारंटी नहीं दी जा सकती कि वे यथार्थ तथ्यों से मेल खाते ही हों। इस प्रकार अनुभव से कटे हुए शुद्ध तर्क केवल काल्पनिक संरचनाएं गढ़ सकता है, जिनका वास्तविकता पर कोई सुनिश्चित अधिकार नहीं हो सकता। इसलिए कांट ना तो तर्कवाद को स्वीकार करते हैं और ना ही अनुभववाद को। वे दोनों का पूर्ण निषेध भी नहीं करते, बल्कि एक आलोचनात्मक समाधान प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार अनुभववाद और तर्कवाद दोनों जिस बात को स्वीकार करते हैं उसमें सही हैं और जिस बात को अस्वीकार करते हैं उसमें गलत है। अनुभववाद सही है जब वह कहता है कि ज्ञान अनुभव से संबंधित है और तथ्यात्मक कथन अनुभव पर आधारित होते हैं, किंतु वह तब गलत होता है जब वह ज्ञान को किसी भी अप्रायोरी तत्व में उपस्थिति से इनकार कर देता है। इसी प्रकार तर्कवाद सही है जब वह ज्ञान में अप्रायोरी तत्वों को स्वीकार करता है, किंतु गलत है जब वह मान लेता है कि ज्ञान इंद्रिय अनुभव से स्वतंत्र होकर भी निर्मित हो सकता है। कांट का प्रसिद्ध निष्कर्ष है कि ज्ञान अनुभव से आरंभ होता है, परंतु अनिवार्यता उसी से उत्पन्न नहीं होता। यथार्थ ज्ञान इंद्रिय और बुद्धि का संयुक्त परिणाम है। इंद्रियां हमें सामग्री देती हैं और बुद्धि उस सामग्री को रूप और व्यवस्था प्रदान करता है, किंतु मन यहाँ रुक नहीं जाता। बुद्धि के ऊपर तर्क भी है, जो अनुभव की सीमाओं को पार कर अंतिम यथार्थ को जानने का प्रयास करता है। इसी बिंदु पर समस्या उत्पन्न होती है। कांट के अनुसार मन का वैज्ञानिक ज्ञान
केवल घटना जगत तक सीमित है। हम वस्तुओं को उसी रूप में जानते हैं जैसे वे हमें प्रतीत होते हैं, किंतु मन इससे संतुष्ट नहीं होता और वस्तुओं को उनके अपने आप में जानने का प्रयास करता है। यही न्यूमेना यानी थिंग इन इटसेल्फ की खोज होती है। कांट के अनुसार यह प्रयास अनिवार्य तो है, किंतु सैद्धांतिक रूप से असफल है। इसी कारण कांट कहते हैं कि किसी भी ज्ञान मीमांसा का मुख्य कार्य यह जांचना होना चाहिए कि ज्ञान में कौन से ए प्रायोरी तत्व निहित हैं। ये तत्व अनुभव से स्वतंत्र होते हैं और वास्तव में किसी भी अनुभव की पूर्व शर्त होते हैं। इनके बिना कोई भी अनुभव संभव नहीं हो सकता। इसलिए कांट की रुचि किसी विशेष वस्तु के ज्ञान में नहीं, बल्कि उस सार्वभौमिक ढांचे में है जिसके द्वारा कोई भी वस्तु जानी जा सकती है। इसी अर्थ में वे अपनी पद्धति को पारलौकिक कहते हैं, अर्थात सभी संभाव्य अनुभवों की पूर्व शर्तों की जांच। कांट के दर्शन में अप्रायोरी का अर्थ अनिवार्यता से जुड़ा हुआ है। ऐसी अनिवार्यता को कभी भी केवल अनुभव के आधार पर समझाया नहीं जा सकता। एकता, सत्य और नैतिक नियम जैसे विचार इसी प्रकार के हैं। यही कारण है कि कांट की पद्धति को पारलौकिक पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति का अंतिम परिणाम कांट का अज्ञेयवाद है। उनके अनुसार ऐसी वस्तुएं अवश्य हैं जो अपने आप में अस्तित्व रखती हैं, किंतु वे हमारे ज्ञान की सीमा के बाहर हैं। हम केवल घटनाओं को जानते हैं, न कि वस्तुओं को उनके अपने आप में। न्यूमेना हमारे लिए अज्ञात और अज्ञेय बने रहते हैं। बाद के चिंतन में कांट यह स्वीकार करते हैं कि यद्यपि न्यूमेना ज्ञान की वस्तुएं नहीं हैं, फिर भी वे विश्वास की उपयुक्त वस्तुएं हो सकती हैं। इसी अर्थ में कांट कहते हैं कि उन्होंने ज्ञान को सीमित किया ताकि विश्वास के लिए स्थान बनाया जा सके। आगे हम देखेंगे कांट का फिलॉसफी ऑफ नॉलेज, ज्ञान का दर्शन।